गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बांग्लादेश आज के समय बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बांग्लादेश के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे खत्म ही हो चुका हो। पिछले कुछ दिनों की बात करें ना, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स यहाँ बांग्लादेश के अंदर हुए हैं। जैसे एक स्टूडेंट लीडर यहाँ पे लिखा हुआ है, पर है एक्चुअल में ये रेडिकल लीडर था। इसका नाम था शरीफ उस्मान हादी। इसकी यहाँ पे हत्या हो जाती है बांग्लादेश के अंदर। ये वही पर्सन है जिसने भारत के अगेंस्ट काफ़ी बार अपनी आवाज़ उठाई थी। ठीक है, रेडिकल यहाँ पे इसके ये जो लोग थे, उन्होंने काफ़ी बार यहाँ पे प्रोटेस्ट किया बांग्लादेश के अंदर। पिछले साल जब शेख हसीना की जो सरकार थी उसको हटाया गया, तब भी यहाँ पर एक युवाओं के बीच में एक बहुत पॉपुलर वॉइस के तौर के ऊपर ये उभर के सामने आया था। बट कहीं ना कहीं इसका स्टैंड बहुत ही भारत के अगेंस्ट था, और हिंदूज के अगेंस्ट भी कई बार इसने यहाँ पे बयान वगैरह दिए थे। अब एक तो इसकी हत्या होती है, और एक साथ ही साथ ना एक हिंदू पर्सन दीपू चंद्र दास, इनको यहाँ पे लिंच कर दिया जाता है वहाँ की लोगों के द्वारा। तो आज के समय ना जो बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा अनसेफ फील कर रही हैं। उनको लग रहा है कि चुन चुन कर इस तरह से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। अब इसी वजह से क्या होता है कि जो चनक्यापुरी जो है ना दिल्ली के अंदर, वहां पर जो बांग्लादेश हाई कमीशन है, उसके बाहर जो कुछ लोगों ने, जो कि अखंड हिंदू सेना को बिलोंग करते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। पर हमारी सरकार ने यहाँ पर जो भी लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डिस्पर्स कर दिया। तो हमारी सरकार ने ये बोला है कि जो बांग्लादेश डिप्लोमेट जो भारत में काम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। पर हम यहाँ पे जो बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी ख़राब है बांग्लादेश के अंदर। इनफैक्ट जो वहाँ के मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके ऑफिस को जला दिया गया है। बहुत सारे जर्नलिस्ट को यहाँ पे रोका जा रहा है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि बांग्लादेश आज के समय बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। पार्लियामेंट की तरफ भी लोग कई बार प्रोटेस्ट करते हुए मूव कर रहे हैं। तो नो वन नोज कि बांग्लादेश की सरकार, अभी तो देखो इंटरिम गवर्नमेंट ही है, वो कैसे आगे जाके लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की कोशिश करेगी, कैसे वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको सेफ रखा जाएगा। ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कंसर्निंग हो जाता है। खासकर तब जब भारत का 4,000 किलोमीटर का रफली जो बॉर्डर है, वो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हैं जो वहां से देश छोड़ के भारत एंटर करने की कोशिश करें। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है आज के समय इंडिया बांग्लादेश, जो हमारे दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उनके रिगार्डिंग। दोस्तों, डेट है आज की 22 दिसंबर 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, दोस्तों, कल यानी कि 23 दिसंबर को शाम 7 बजे अलग सर आ रहे हैं ओनली एज प्रारंभ यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वहां पर आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है विद रिगार्ड्स टू यूपीएससी प्रिपरेशन, सर आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। तो आप कल शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज रिगार्डिंग ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। देखो, हमारे पास ना ऑलरेडी एक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एग्जिस्ट करता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसका काम पता क्या है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का इसका काम है हमारे जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है ना, उन कॉन्टेक्स्ट में जो भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेट करना, उसको रेगुलेट करना, वो इसका काम था। हमने जैसे एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग ये है, उसी तरह से हमने एक नई बॉडी बनाई है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा हमारे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जैसे पोर्ट सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेट करना, रेगुलेट करना, अब इसका काम होगा। तो इसी से सीखते हुए, इसी से लर्निंग लेते हुए, इंस्पिरेशन से हमने यहाँ पे ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी यहाँ पे बनाने का निर्णय लिया है। एंड ध्यान रखना, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। बेसिकली ये कानून के माध्यम से यहाँ पे बनी है। कौन सा कानून? इट इज मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। इसके सेक्शन 13 के अंतर्गत यहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया है, जिस वजह से इसके पास स्टेचुटरी अथॉरिटी आ चुकी है। अब ध्यान रखिएगा कि इसको हेड किया जाएगा बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ आईपीएस रैंक, ठीक है। पर अभी फिलहाल क्योंकि ये बनी ही है, तो अभी स्टार्टिंग के 1 साल का जो ट्रांजिशन पीरियड होगा, तो जो हमारे शिपिंग के डीजी है ना, वही 1 साल के लिए डीजी बनेंगे आपके ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के। बट आगे जाके प्रॉपर 1 साल के बाद यहाँ पे जो डीजी होंगे आईपीएस रैंक के, वो इसको यहाँ पे हेड करेंगे। पर्पस यही है कि भाई एक अच्छे ढंग से हम यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करते हुए भारत की पोर्ट सिक्योरिटी को और शानदार करें, इसीलिए इसको यहाँ पे बनाया गया है। तो एक तो रेगुलेशंस के रिगार्डिंग इसके फंक्शन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कौन से असेसमेंट्स होते हैं, ऑडिट्स हो गया, ये सब चीज़ें। उसके अलावा मेजर फोकस इसका रहेगा जो आज के समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ना, उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी, पोर्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोटेक्टेड रहे, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना, उनको एनालिसिस करना, वो इसी का यहाँ पे काम रहने जा रहा है।
बाकी साथ ही साथ जो भी हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी रेगुलेट यही करेगा, उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी यही देखेगा। नॉर्मली हमारी जो पोर्ट फैसिलिटीज है ना, उनके लिए जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। पर इसके अलावा भी प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज होती हैं हमारे पास, तो वही मदद करती हैं, पर मेनली आपको CISF यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के अंदर मदद मिलेगी, हमारा ओवरऑल पोर्ट सिक्योरिटी गवर्नेंस और ज्यादा शानदार हो पाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर ये एक स्टेट्यूटरी अथॉरिटी यहाँ पे ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिसेस। देखो WHO आप सब लोग समझते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। अब WHO के ना अलग अलग रीजन है, ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इनका होता है अफ्रीकन रीजन, एक होता है अमेरिका वाला जो है, उसमें नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका सब आ गया। इसके अलावा एक होता है साउथ ईस्ट एशिया रीजन, फिर आपका यूरोपियन रीजन हो गया, आपका ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन हो गया, और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन हो गया। अब देखो भारत, अगर हम बात करें ना ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, तो भारत आता है कहाँ पे, भारत आता है साउथ एशिया के अंदर। पर एक्चुअली ना जो WHO ने रीजन्स डिवाइड किए हैं, तो उसमें जो भी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं वो एक सिंगल रीजन में आ जाते हैं, जिसका नाम है साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ठीक है ना, तो साउथ एशिया भी दरअसल में इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया है WHO ने। ठीक है, अब इस तरह से इनके हर एक अलग अलग रीजन्स के यहाँ पे ऑफिस होते हैं। तो WHO ने क्या किया है, जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस है ना, वो नई दिल्ली के अंदर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने और WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं, इन्होंने यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजनल ऑफिस है, वो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसको यहाँ पे नई दिल्ली के अंदर इनॉग्रेट किया। अभी एक्चुअली WHO का सेकंड जो ग्लोबल समिट है ट्रेडिशनल मेडिसिन के, वो यहाँ पे चल रहा है, उसी में यहाँ पर इसको इनॉग्रेशन यहाँ पे इस चीज का किया गया। प्लस साथ ही साथ WHO ने एक रिपोर्ट भी रिलीज करी, फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच 11 years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष। बेसिकली योग और जो बाकी आयुर्वेद इन सब चीजों के ऊपर ये बुक थी, ये बुक भी यहाँ पे रिलीज करी गई। तो थोड़ा सा इस रीजनल ऑफिस के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये जो हेडक्वार्टर्स के होंगे नई दिल्ली के अंदर होंगे, तो इस पूरे रीजन जो भी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों का पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये सेंटर जो होगा वो नई दिल्ली के अंदर यहाँ पे बनाया गया है। तो इसका पर्पस यही है कि भाई कैसे साथ में मिलकर काम किया जा सकता है इस पूरे रीजन के हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। डेटा कलेक्ट करो, एविडेंस होना चाहिए कि हाँ ये दवाई कितना काम करती है, उस बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे और अच्छे से काम करें। तो इस पर्टिकुलर जो साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस का नया कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, वहीं पर आपको WHO इंडिया का भी ऑफिस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं भारत का रोल कहीं ना कहीं बढ़ता है, क्योंकि अब हम इस पूरे रीजन को अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, तो भारत का रोल इससे काफी ज्यादा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर भारत टैक्सी। देखो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब एक चीज आप अंडरस्टैंड करो कि जैसे पता क्या है, जैसे आप लोग भी ओला या उबर का इस्तेमाल करते होंगे, राइट। अब होता क्या है ना कि एक तो पहले एक है हमारे ड्राइवर भाई, ठीक है, और एक है कस्टमर, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जैसे आप लोग ओला उबर का इस्तेमाल करते हो, तो एक तो कस्टमर को बड़ी दिक्कत आती है कि भाई बहुत ही महंगा कई बार होता है, कई बार आपने देखा होगा सर्ज प्राइसिंग होती है, ठीक है, अचानक से। और दिक्कत दूसरी ये भी है कि हमारे जो ड्राइवर भाई हैं इनको भी पैसा नहीं मिलता, बहुत कम पैसे मिलते हैं इनको, क्योंकि पैसा जो है ना वो कहीं ना कहीं जो बीच में जो कंपनीज हैं ये ले जाती हैं। क्योंकि देखो इंडिया में काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है ड्राइवर, और ये डेफिनेटली देखो कंपनीज भी काम कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेजर शेयर इनको क्यों जा रहा है, मेजर तो आपका ड्राइवर को जाना चाहिए और आपका कस्टमर को उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर अभी कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि ये अपनी मनमानी करती हैं, ड्राइवर को भी इनकी बातें ही माननी पड़ती हैं, क्योंकि ड्राइवर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब देखो सेम सिचुएशन हमने एक बार देखी थी मिल्क सेक्टर के अंदर। होता पता क्या था कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो डेयरी फार्मर्स हैं, उनको पैसा मिलता नहीं था कोई खास, और हमारे जो लोग हैं उनको भी महंगे में दूध मिलता था। तो तब आया था अमूल। अमूल एक कोऑपरेटिव मॉडल के अंतर्गत था, जहां पर कहीं ना कहीं जो किसानों को भी फायदा मिले और हमारे लोगों को भी फायदा मिले, और ये जो बीच वाले मिडल मैन है, हमने इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे एलिमिनेट करने की यहाँ पे कोशिश करी थी। ये एक तरह का कोऑपरेटिव मॉडल होता है, जहां पर जो ओनर्स हैं वही उसके मेंबर्स भी आप कह सकते हो, जैसे कोऑपरेटिव बैंक भी होता है ना, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, राइट। तो सहकारिता जिसको हम बोलते हैं।
तो सरकार ने सोचा है कि यार यही सेम चीज हम टैक्सी के अंदर लेकर आते हैं, और इसीलिए सरकार ने लॉन्च की है भारत टैक्सी। देखो 1 जनवरी से दिल्ली के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा इसका। ऑलरेडी ये ट्रायल फेज के अंदर चल रही है कुछ कुछ एरियाज के अंदर, बट अब प्रॉपर ढंग से दिल्ली में 1 जनवरी से ये इंप्लीमेंट होने जा रही है। उससे फायदा पता क्या होगा? देखो जितना भी आपका किराया बना उसका फायदा आपके ड्राइवर को होगा। 80% लगभग पैसा आपका ड्राइवर तक जाएगा। बाकी का जो पैसा होगा वो थोड़ा बहुत आपका आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने के लिए होगा। जो कोऑपरेटिव ये पूरा रन करेंगे भारत टैक्सी का, उसके लिए जाएगा। पर एक मेजॉरिटी चंक जो होगा वो ड्राइवर को जाएगा, और जो आम जनता है ना उसको भी दिक्कत नहीं आएगी, उसको भी ये सर्ज प्राइसिंग या ये जो सारी चीजें, ये इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं कम रेट के ऊपर आप भी ट्रैवल कर पाओगे और ड्राइवर को भी फायदा मिलेगा। यही है भारत टैक्सी, जो कि एक कोऑपरेटिव बेस्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं अफोर्डेबल, ट्रांसपेरेंट आपको राइड हेलिंग सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ड्राइवर के लिए भी बेहतर ही है। प्लस इसको मैनेज किया जाएगा बाय सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के ही ब्रॉडर विजन के अंतर्गत आता है। इसमें अमूल और इस तरह से अलग अलग जो कॉपरेटिव्स हैं उनका भी अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिल जाएगा। तो जीरो कमीशन ड्राइवर ओन्ड कोऑपरेटिव मॉडल के बेसिस के ऊपर यहाँ पे काम करता है। ड्राइवर को लगभग 80% जो फेयर का होगा वो डायरेक्टली उनको यहाँ पे मिल जाएगा। पेमेंट जो होगी उनको मंथली क्रेडिट सिस्टम के तौर पे ऊपर यहाँ पे मिल जाएगी। तो बिल्कुल आपकी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पे करी गई है। जिसमें कार्स भी होंगी, ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर्स, सब इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सरकार ऐसा बता रही है कि अभी 56,000 जो ड्राइवर है ना उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है इस पर्टिकुलर भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड सर्ज प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होगा। सर्ज का मतलब पता क्या होता है? कई बार वो आपका रेट डबल कर देते हैं कि अभी बहुत ज्यादा डिमांड है या अभी पीक आवर चल रहा है तो आपको ज्यादा चार्जेस लगेंगे। ऐसा ये सब यहाँ पे भारत टैक्सी के अंदर यहाँ पे नहीं होगा। एंड्रॉइड के ऊपर भी अवेलेबल होगी, iOS के अंदर भी, और अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर एक्सेसिबल होगी, ताकि कोई भी इंसान यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर पाए। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर को लेने से पहले उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन वगैरह होगा। ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है कि कई बार ना ड्राइवर ऐसे चलाने लग जाते हैं गाड़ी कोई भी, एंड उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता। फिर कई बार महिलाओं से मारपीट करते हैं या महिलाओं को गंदा बोलते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। तो प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा तो कहीं ना कहीं ड्राइवर भी डरेगा ऐसी हरकतें करने से, राइट? तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी, एंड इस तरह से कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सरकार ये भारत टैक्सी मॉडल को लेकर आई है। देखते हैं 1 जनवरी से कितना ये सक्सेसफुल रहता है, ये तो वक्त बताएगा। लेट्स सी, बट होप यही है कि अच्छे से ड्राइवर भाइयों को भी पैसा मिले एंड कस्टमर्स को भी कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट लिंक्स CSR टू इकोसिस्टम एंड स्पीशीज प्रोटेक्शन। देखो यहाँ पर ना हमें दो मुद्दे पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है CSR के बारे में, और दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। और इनको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लिंक किया है मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखो सबसे पहली बात, आप थोड़ा CSR को अंडरस्टैंड करो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब होता पता क्या है? अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, प्लीज अंडरस्टैंड करना, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर मतलब या फिर नहीं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 5 करोड़ से ज्यादा है। अगर ये कंडीशन यहां पर फुलफिल होती है ना, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो कंपनी है उसको अपने पिछले 3 साल का जो एवरेज है नेट प्रॉफिट का, उसका कम से कम 2% यहाँ पे CSR एक्टिविटीज पे खर्च करना होगा। कहने का मतलब ध्यान से समझो, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना, तो फिर हम ये देखेंगे कि आपने एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है। मान लो एक साल, इस साल मान लो किसी का एवरेज है आपका 5 करोड़, या इसको 10-15 करोड़ कर लो। पिछले उससे पिछले साल इसका एवरेज था, मतलब प्रॉफिट था 10 करोड़। फिर उससे पिछले साल था इसका लेट से आपका 20 करोड़। तो इनका एवरेज लिया जाएगा। ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट है ना, इन तीनों का एवरेज लो। ठीक है? ये कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 15 करोड़ विल बी द एवरेज। तो इस 15 करोड़ का ना जो 2% होगा वो आपका CSR एक्टिविटीज के ऊपर यहाँ पे खर्च करना होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इतना परसेंटेज यहाँ पे CSR एक्टिविटीज के ऊपर खर्च करना होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपका सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ये बात आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है? अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं सर CSR के अंदर? देखो CSR के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप हंगर खत्म करने के लिए काम कर सकते हैं, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर बेटर करने के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, अपने आर्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे बता रखी हैं।
इसी को बोलते हैं हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करिए। आप काम तो कर ही रहे हैं, बिजनेस तो आप कर ही रहे हैं, पर इसके साथ साथ आपकी और जिम्मेदारियां भी यहाँ पे बनती हैं। अब यहाँ पर ना अभी मुद्दा गया था ये कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये कही है कि भाई ये जो सीएसआर है ना, वो भी अपने आप में क्या है, आप संवैधानिक जिम्मेदारी को ही आप एक तरह से पूरा कर रहे हो। क्योंकि अगर हम बात करें आर्टिकल 51A(g) की, तो यहाँ पर क्लियरली बात किया गया है, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, आप लोग जानते होंगे। फंडामेंटल ड्यूटी ये बात यही करती है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होनी चाहिए, राइट। तो जो हमारी कॉरपोरेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज नहीं है, बल्कि वो सोसाइटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर्स ही हैं। तो इसीलिए उनके ऊपर भी ये चीज लगती है, एंड दैट इज वाई दे मस्ट कंट्रीब्यूट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। इसके साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी के अलावा बात करी है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपैंड करने की। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि ये ना कोई आप अपनी मर्जी से फिलैंथ्रोपी नहीं कर रहे, दिस इज नॉट वॉलेंट्री फिलैंथ्रोपी, ये एक तरह से आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, आपने यहां से बहुत सारा पैसा कमाया, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे। ये यहाँ पे कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से बात कर दी कि दिस इज नॉट अ चैरिटी, ये कोई आपके चैरिटी नहीं है, ये आपको करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आप एक तरह से एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी तो कर रहे हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग, पावर जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब एक्टिविटीज के अंदर आप कंट्रीब्यूट करते हो, किस इस तरह आपकी जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका खतरा एक तरह से बढ़ जाता है। तो कंपनी को पूरा का पूरा यहाँ पर कॉस्ट बियर करनी चाहिए, उनके एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन के लिए आपको स्टेप्स यहाँ पे उठाने ही चाहिए। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोली। अब इसमें आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी कनेक्शन है, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली पता क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आप सुनते होंगे, जिसको जिबी के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। राजस्थान के अंदर मेजरली आपको ये जो बर्ड है आपको देखने को मिल जाएगा। ये वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। मेजरली आपको राजस्थान के अंदर है, पर इसके अलावा गुजरात में भी थोड़े देखने को मिल जाते हैं, और थोड़ी सी पॉपुलेशन आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के अंदर भी है। पर मेजरली आपको राजस्थान के अंदर ही देखने को मिलेंगे। खासकर राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ना, वहां पर इनको आपको मेजर पॉपुलेशन इनकी देखने को मिल जाती है। ग्रासलैंड हैबिटेट के बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्पीशीज हैं। अगर ये वहां पे सर्वाइव करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ग्रासलैंड इकोसिस्टम अच्छा है, ठीक है। ये फ्लैगशिप स्पीशी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। पर पिछले कुछ टाइम से ना इनका जो नंबर है काफी कम हो रहा है। इनमें कई कारण हैं। एक तो इनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, ग्रासलैंड खत्म हो रहे हैं, इनके एग्स को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे डॉग्स, मॉनिटर लिजर्ड, ह्यूमंस कई बार डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर एक और बड़ा मुद्दा पता क्या है, कि इनकी ना पावर लाइंस जो होती हैं वहां पे, उनके साथ टकराने से इनकी डेथ हो जाती है या वो अंधे हो जाते हैं। एक्चुअली पता क्या है, इनकी फ्रंटल विजन काफी कम होती है, जिस वजह से सामने पावर लाइंस को ये डिटेक्ट नहीं कर पाते, उनसे टकरा जाते हैं अपने लार्ज साइज की वजह से, और इस वजह से कोलाइड करने की वजह से उनके जो नंबर्स हैं बाद में कम हो जाते हैं। अब इनका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ये WPA के अंतर्गत शेड्यूल 1 के अंतर्गत है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनके रिगार्डिंग ये भी बोला कि भाई यहाँ पे कंपनीज को काम करना चाहिए इनकी प्रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। जो आपका CSR है, आप फंड इस्तेमाल कर रहे हो, इसके लिए भी इस्तेमाल हो। बाकी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज के यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, तो उनके ऑपरेशंस भी इस तरह से हों कि यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे एक्सटिंक्ट ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए प्रायोरिटी एरिया को रिवाइज करने के लिए। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो एरिया है ना, उसको यहाँ पे बढ़ाएं। तो प्रायोरिटी एरिया राजस्थान के अंदर यहाँ पे 14,000 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे फिक्स किया गया है, और गुजरात के अंदर 740 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे फिक्स किया गया है। ये ऐसा एरिया है जो कहीं ना कहीं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी इन सीटू जहां पर वो रहते हैं उसी एरिया में कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। एंड इस तरह से हम देखें और बाकी चीजें कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट आ रहा है, ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है इसको हम यहाँ पे मैनेज कर पाए। तो ये कुछ बातें थी जो CSR और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने करी, एंड हमने उनको डिस्कस भी कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब ये क्या मुद्दा है? देखो नॉर्मली हम बात करते हैं ना डिजास्टर की, तो कोई बड़ा डिजास्टर आता है, कभी साइक्लोन आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया या और चीजें आ गई, तो उससे कहीं ना हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं कई बार उतनी नहीं होती कि हम उसके बहुत अच्छे से लड़ पाएं। सो दैट इज वाई हमें स्टेट के ऊपर, सेंटर के ऊपर बहुत बड़े स्तर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है।
पर अब हम पता क्या कर रहे हैं, अब हम कहीं न कहीं जो ग्राम पंचायत से ना, हम उन्हीं को पहले स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये एक छोटे लेवल के ऊपर होगा, पर हम चाहते हैं कि इसको एटलीस्ट स्टार्ट तो करें। हमारी जो लोकल गवर्नेंस है ना, उसके अंदर भी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को हम यहाँ पे इंटीग्रेट करें। कम्युनिटी को, लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व करें कि मान लो कल को कोई डिज़ास्टर आता है, तो उसके साथ कैसे लड़ना है। उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस उनके अंदर यहाँ पे होनी चाहिए। तो हमारी यहाँ पे कोशिश यही है कि इसके अंतर्गत कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के अंतर्गत लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको अवेयरनेस जनरेट करें रिगार्डिंग एसडीएमए, डिज़ास्टर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपके जो पंचायत के और जो रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे अवेयर करवाएँ इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है? हम यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग करें। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत हम डिज़ास्टर को भी यहाँ पे इंक्लूड करवाएँ, ताकि हम आने वाले समय के अंदर ना डिज़ास्टर को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और आपका एनडीएमए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो यहाँ पे इसकी नोडल अथॉरिटीज़ हैं और इसके लिए 500 करोड़ का यहाँ पे बजट भी दिया जा रहा है। प्लेटफ़ॉर्म्स डिजिटल जैसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ई ग्राम स्वराज, ग्राम मानचित्र, इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा और कोशिश यही है कि हम इस तरह से ग्राम पंचायत को डिज़ास्टर रिलिएंट यहाँ पे बना पाएँ। तो लोकल लेवल के ऊपर यहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी, लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और एक्चुअल में अगर हम बात करें ना सेंडाई फ्रेमवर्क की, तो उसमें भी बात यही की गई है कि आपको लोकल लेवल के ऊपर यहाँ पे प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, इन सबको यहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो उसी के साथ ही अलाइन होता हुआ आपको कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आते हैं, बिल्कुल एक छोटा-सा टॉपिक है रिगार्डिंग इंडिया नीदरलैंड्स जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी। देखो, भारत और नीदरलैंड के बीच में एमओयू साइन हुआ है, जिसके माध्यम से हमने एक कमेटी एस्टेब्लिश की है, जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, सप्लाई चेन कोऑपरेशन, वो और ज़्यादा इंप्रूव होने जा रहा है। अब इसकी अगर हम बात करें ना, तो एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करोगे कि आज के समय भारत जो है, वो रफली $27 बिलियन का ट्रेड करता है नीदरलैंड्स के साथ और मेजरली ये भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे हमारा जो सरप्लस है ना, वो $17 बिलियन का है। तो भारत एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, इम्पोर्ट बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं मतलब, ठीक है ना? और अगर हम बात करें मर्चेंडाइज़ की, जो गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, उनमें सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है यूरोप के अंदर आपको नीदरलैंड्स ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ-साथ भारत के एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स में आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब चीज़ें हम मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं एंड वहाँ से हम मँगाते हैं अपने जो मेडिसिन्स, ड्रग फॉर्मुलेशंस हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये वहाँ से हम यहाँ पे मँगाते हैं। तो इस पर्टिकुलर जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी के माध्यम से होगा यही कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको हम यहाँ पे कम करने की कोशिश करेंगे। आराम से एफडीआई वगैरह आ पाए, उसको यहाँ पे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी जैसे अलग-अलग कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चैम्बर्स हैं, जैसे आपका एमएसएमई, उनके बीच में इंटरेक्शन यहाँ पे दोनों देशों के बीच में बढ़ेगी एंड इस तरह से आपका जो कोऑपरेशन है, डिफरेंट अदर सेक्टर्स के अंदर भी हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। यही है इंडिया नीदरलैंड जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी। ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ना, बस एक बेसिक आइडिया इज़ इनफ फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। तो ये थी कुछ बातें जो आज हमें डिस्कस करनी थी। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है एंड जो हमने सैटरडे होमवर्क दिया था, तो गोवर्धन स्कीम जो था, वो एक्चुअली आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, डायबिटीज़ एटलस की बात करें, एक्चुअली एटलस नहीं, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की बात करें, तो इसके हेडक्वार्टर आपको बिल्कुल बेल्जियम ब्रसेल्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें राइनोसोरस की, तो ये दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल्स है आफ्टर एलिफेंट, दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी कुछ बातें जो आज हमें डिस्कस करनी थी। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।